हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन समझा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, यानी आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन हमारे लिए किस तरह यूजफुल है। उसी तरह इस वीडियो में हम समझेंगे इंटीग्रेशन कैसे फिजिक्स में हमारी मदद करने वाला है, कैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली हमारे समझ में आने वाले हैं अगर हम एक बार इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन क्या है, हम इंटीग्रेशन को बहुत डिटेल में नहीं समझने वाले हैं। जितना फिजिक्स में हमारे काम आएगा सिर्फ उतना ही हम इस वीडियो में समझेंगे, राइट। क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैथ्स में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो ताकि बायो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़कर चलेंगे तो फिजिक्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन बच्चों डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। कैसे रिवर्स होता है मैं थोड़ा सा पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे बात कि इंटीग्रेशन है क्या और कैसे हम इसको यूज करते हैं। फिर कुछ फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करना जैसे हमने सीखा था उसी तरह इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स कैसे है समझते हैं। देखिए, आपने x⁵ का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया था, राइट। यानी अगर मैं x⁵ का डिफरेंशिएशन करूं यानी डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है, 5 स्टार्टिंग में आ गया, x की पावर हो गई 4। ओके, तो अगर मैं 5x⁴ का इंटीग्रेशन कर दूं, देखिए मैं किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, पहले एक सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, ये होता है इंटीग्रल का सिंबल, और फिर उसके बाद लिखते हैं 5x⁴ जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस फंक्शन को हम लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं dx, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं dx। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं dy/dx, जिसका करते हैं, जैसे मान लीजिए y का किया तो y का आगे हमने लिखा dy/dx। उसी तरह जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उस फंक्शन के एक तरफ ये इंटीग्रल का साइन बनाते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं dx। ओके, तो ऐसे हमने करा, तो हमने 5x⁴ का किया इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अब कैसे आया, वो आगे जाके सीखेंगे। तो इसका इंटीग्रल आएगा, देखिए ये हो जाएगा 5x⁵/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया x⁵5। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ता है, वो आगे जाकर अब सीखेंगे क्यों करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर देखा x⁵5 आ गया, ओके, यहाँ पर भी x⁵5 है। ओके, अब ये कांस्टेंट ऐड क्यों किया ये हम आगे जाके समझेंगे। देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं अगेन तो c का फिर 0 हो जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा 5x⁴। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। तो आपने एक बात समझी। ओके, इसको एक और तरीके से हम समझेंगे थोड़ा शॉर्ट में, कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), इसका हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके हमें मिला स्मॉल f(x). अगर मैं स्मॉल f(x) का इंटीग्रल कर दूं, देख रहे हैं आप कैसे करूंगा, इंटीग्रल f(x dx), ऐसे बोलते हैं इसको, इंटीग्रल f(x dx), राइट। तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, मुझे वापस से मिल जाएगा कैपिटल f(x). समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेंट। और जो ये रिजल्ट आया है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल। तो हम बोलेंगे कि भाई स्मॉल f(x) का इंटीग्रल जो है वो है कैपिटल f(x), राइट। कैसे हमने समझा, मैंने x⁵5 का एग्जांपल लेके भी आपको समझाया था। ओके, आगे जाके वो डिटेल में समझेंगे। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। अब समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या और कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा समझिए आप कि बच्चों, जब भी कोई हमें ग्राफ दिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर y वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, इसका जो ये फंक्शन होगा वो ये होगा लगभग y = mx। ओके, तो मैं यहाँ पर एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस निकाल सकता हूँ, है ना। बहुत आसान है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है वो भी लीनियर है, यानी एक ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा और इसका एरिया निकालना आसान होगा एरिया का फॉर्मूला लगाकर। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको हाइट पता लग जाए, आपको बेस पता लग जाए, तो सिंपल यहाँ पर आप एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब एरिया क्यों निकाल रहे हैं, है ना, एरिया हम इंटीग्रेशन की मदद से भी निकालेंगे। हम क्यों निकाल रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। तो देखिए एरिया हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब ये एरिया हम इंटीग्रेशन को यूज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे समझेंगे, कि मान लीजिए मैंने ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एक स्ट्रिप मान ली, इसकी थिकनेस है dx। उसी तरह की मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स मानूंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ y की वैल्यू है, लेट से मैंने कहा यहाँ पर y की वैल्यू y3, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी।
हर जगह y की वैल्यू होगी, यहाँ पर लेट से y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, उसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो yn है। ओके, अब इन सब की थिकनेस क्या है, dx dx है, सब की थिकनेस dx dx है। तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, देखिए एक स्ट्रिप का एरिया आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर मान लूँ इस तरीके से, ये हालांकि रेक्टेंगुलर नहीं है, मैं इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लेता हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा और टोटल एरिया क्या होगा। तो टोटल एरिया कैसे निकल कर आएगा, सभी स्ट्रिप्स का एरिया सम कर देंगे। तो पहली स्ट्रिप का एरिया होगा देखिए y1 dx, दूसरी स्ट्रिप का होगा y2 dx, क्योंकि y तो चेंज हो रहा है ना। तीसरी का होगा y3 dx होगा ना। उसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, yn dx तक जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो आप देखेंगे ऊपर जो थोड़ा सा एरिया रह गया है, क्योंकि ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका क्या करें, यानी थोड़ा सा जो यहाँ पर रह गया है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। यानी यहाँ पर जो हमने समेशन किया है, सम किया है, यानी जो हमने समेशन y dx किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और i की वैल्यू मैं कर देता हूँ, यहाँ पर i लिख देता हूँ, i की वैल्यू 1 से लेकर n। तो अगर मुझे ये पूरा कंप्लीट एरिया लेना है इसका, तो मैं यहाँ पर करूँगा इंटीग्रल, यानी मैं समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बच्चों, सिंपली एकदम यहाँ पर मुझे करना होगा y का इंटीग्रल। कैसे करते हैं, इंटीग्रल y dx। अब अगर मैं इंटीग्रल y dx कर दूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, राइट। समझ में आ रही है बात। अब कितना एरिया लेना है वो आगे जाके हम समझेंगे। मान लीजिए आपको हाफ एरिया लेना है तो कैसे करेंगे, पूरा लेना है तो कैसे करेंगे, वो लिमिट्स आप रखेंगे। लेकिन आप समझ जाएं कि भाई इंटीग्रल अगर आप कर दें y का विद रिस्पेक्ट टू dx तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप समझेंगे कि एरिया मैं क्यों निकलवा रहा हूं, यहाँ पर एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं। तो लेट्स से अभी आप एक और चीज समझिए कि ये तो था लीनियर फंक्शन। मान लीजिए अगर नॉन लीनियर फंक्शन है, नॉन लीनियर ग्राफ है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आपकी मदद करेगा। अब तो यहाँ पर रेक्टेंगल भी नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जिग-जैग करके यहाँ पर एक कर्व आपको दिख रहा होगा। तो मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर भी आप कैसे निकालेंगे इसका एरिया, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हमारी मदद करेगा। आप लिखेंगे इंटीग्रल y dx। तो अगर आप इंटीग्रल y dx कर देते हैं तो आपको एरिया मिल जाएगा। कौन सा एरिया, अगर मैं इसको नाम दे दूं a, इसको दे दूं b, तो आपको मिल जाएगा एरिया AOB। ओके, आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा एरिया AOB। अब एरिया क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, अभी समझेंगे। मान लीजिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, मान लीजिए क्या स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, लेट से यहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 सेकेंड हुए हैं यहाँ तक। ओके, और ये वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। अब हमसे कहा गया कि 0 से लेकर 2 सेकेंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, आपको जूनियर क्लासेस में याद होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या करना पड़ता था, एरिया निकालना पड़ता था। तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये ओ है, और ये पॉइंट बी है। तो आपने लिखा एरिया AOB। कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया, इंटीग्रल कर दीजिए y का विद रिस्पेक्ट टू, अब देखिए यहाँ पर y की जगह क्या है, यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर v होगा। ओके, क्योंकि y एक्सिस पर आपने v लिया है, वेलोसिटी लिया है, और x एक्सिस पर टाइम लिया है। तो यहाँ पर जो ये थिकनेस होगी वो dt की होगी, टाइम की थिकनेस होगी dt, स्मॉल इंटरवल dt। तो आप करेंगे इंटीग्रल ऑफ v dt, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आप एरिया निकाल सकेंगे। अब ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए नहीं है, अगर मान लीजिए इस तरीके का नॉन लीनियर फंक्शन भी है तो यहाँ पर भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे, यानी s निकाल पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एरिया। ओके, एरिया हम इसको नाम दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b। तो एरिया a और b किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल v dt, यानी यहाँ पर जो v फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा। अब आपको जब फंक्शन मिलेगा तो आपको ग्राफ नहीं बनाना होगा, मैं तो आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ कि ऐसा क्या होगा। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करके आपको एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस मिलेगा। अब एक्स एक्सिस में यहाँ पर t है, और ये जो छोटी छोटी यहाँ पर थिकनेस है dt है, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब जो भी आप टाइम रखेंगे, मान लीजिए 0 से लेकर 1 तक का रखेंगे, तो यहाँ तक का एरिया आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा कि इतने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कर्व। तो वेलोसिटी टाइम फंक्शन, इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए अगर आपको दिया जा रहा है यहाँ पर फोर्स, फोर्स कैसा है, वेरिएबल है भाई। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, देखिए इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर आप अगर एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस निकाल लें, और यहाँ पर होने वाला है डिस्प्लेसमेंट dx,
ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्क डन, कितना टोटल वर्क डन हुआ। ओके, बाद में मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो वर्क डन कैसे मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रल कर दीजिए एफ डी एक्स, यानी फोर्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे, इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब जो भी यहाँ पर एफ का फंक्शन होगा, मान लीजिए हमें यहाँ पर एफ का फंक्शन दिया हुआ है कि भाई एफ है 2x² प्लस एक्स, तो आपने यहाँ पर f की जगह रख देना है 2x² प्लस एक्स और इसका कर देना है आपने इंटीग्रेशन, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। अब अगर आपको लिमिट भी दी है कि कहाँ से लेकर कितने डिस्प्लेसमेंट से लेकर कितने डिस्प्लेसमेंट का आपको वर्क निकालना है, मान लीजिए 0 डिस्प्लेसमेंट से 2 मीटर तक का निकालना है, तो यहाँ पर आप लिमिट्स रख देंगे 0 से लेकर 2। अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो आप आगे जाकर समझेंगे। तो फिलहाल अभी आपने ये समझा कि भाई किस तरीके से हम एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस निकालेंगे, वो एरिया हमारे किस तरीके से यूजफुल है, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अभी बच्चों हम सीखते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले हम सीखेंगे जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखे थे। तो सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर n। ओके बच्चों, जैसे यहां पर एक फंक्शन है x रेज़ टू पावर n और इसका हमें करना है इंटीग्रल, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करते हैं हम लगाते हैं इस तरीके से सिंबल और आगे लिखते हैं dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखिए x की जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, डिफरेंशिएशन में क्या होता है डिक्रीज होती है, तो ऊपर इंक्रीज हो जाएगी और जो पावर बनी है n+1 उसे आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे n+1। ध्यान रहे यहां पर n की वैल्यू -1 ना हो, यानी n की वैल्यू -1 ना हो, बाकी सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सिर्फ n की वैल्यू -1 ना हो, क्योंकि -1 के लिए आगे जाके दूसरा एक इंटीग्रल का फॉर्मूला आएगा वो हम समझेंगे। अब यहां पर -1 क्यों ना हो, क्योंकि देखिए अगर आप यहां पर n की वैल्यू -1 रखते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है और मैथ्स में 0 से डिवीजन हम अलाउ नहीं करते। यानी आप अगर n की वैल्यू -1 रखते हैं तो नीचे -1 + 1 हो गया, तो नीचे आ गया 0, तो 0 से डिवीजन यहां पर हम अलाउ नहीं करते। इसीलिए ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, सभी के लिए होगा और n की ऑल वैल्यूज के लिए, लेकिन n = -1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने किया x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रल। ओके, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 5 dx। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए x रेज़ टू पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1। ओके, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें +c भी लिखना है, ध्यान रखेंगे +c, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, c क्या होता है, c होता है एक कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट क्यों लिखा अभी समझते हैं। देखिए c एक कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 2 टाइप के हैं, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, राइट। इनडेफिनिट में आपको यहां पर लिमिट्स नहीं मिलेंगी, यानी इंटीग्रल का जो साइन हमने बनाया इसमें यहां पर लिमिट्स नहीं होंगी, जैसे L1 L2 जो भी लिमिट्स होंगी वो इसमें नहीं होंगी। तो अगर लिमिट्स नहीं दी हैं तो वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसमें आप +c लगाओगे, यानी कुछ कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए रिजल्ट में आप +c करके लिख दोगे। अगर डेफिनिट है तो डेफिनेट में यहाँ पर लिमिट्स होंगी कि भाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। मान लीजिए यहाँ पर लिमिट्स दी हैं 2 से लेकर 3, तो उस केस में आप c नहीं लगाओगे। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला लिखकर और यहाँ पर लिमिट्स लिखोगे 2 और यहाँ पर लिखोगे 3, और फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, फिर आप x की जगह आपने एक बार अपर लिमिट रखनी है और एक बार लोअर लिमिट रखनी है। जैसे यहाँ पर x रेज़ टू पावर 6 है तो आप एक बार 3 रखोगे, 3 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6, फिर माइनस साइन लगाओगे, फिर 2 रखोगे, 2 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आपने समझा यहाँ पर कि अगर आपको लिमिट्स दी हैं तो आप कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं करोगे, जो भी आपका कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रखोगे, आप सिर्फ c लगाओगे, c मतलब कुछ कांस्टेंट। और अगर लिमिट्स दी हैं तो आप c न लगाकर लिमिट्स की वैल्यू पुट करोगे। फॉर्मूला यही रहेगा डेफिनेट के लिए भी और इनडेफिनेट के लिए भी, इसलिए मैंने फॉर्मूले में c नहीं लगाया है। कहीं पर बुक्स में आपको c लगा हुआ मिल सकता है, क्योंकि आप इधर देखें यहाँ पर लिमिट्स नहीं लिखी हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर +c होना चाहिए। पर क्योंकि मैं आपको दोनों समझाता हुआ चलूंगा, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी, तो अगर डेफिनेट की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं करेंगे, अगर इनडेफिनेट की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। आप ध्यान रखें इंटीग्रेशन 2 तरीके का होगा,
एक इंडेफिनिट और एक डेफिनेट। डेफिनेट में लिमिट दी होंगी बस, और इंडेफिनिट में लिमिट्स नहीं दी होंगी। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल dx, तो अगर dx का इंटीग्रल करें तो यहाँ पर हमें x मिलता है। ओके, समझेंगे। तो अगर मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रल किया तो इनडेफिनिट में इनडेफिनिट dx का आएगा x प्लस c। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 2, तो यहाँ पर आप आंसर तो x ही आएगा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रल dx x होता है, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से लिमिट्स रखेंगे 1 और 2, और एक बार आप x की जगह 2 रखेंगे, फिर माइनस, फिर एक बार आप रखेंगे 1। तो देखिए आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 1। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल, और ये हो गया आपका ऊपर वाला इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट में आप कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं c। अब देखिए अगर आप x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करें तो dx का क्या हो जाएगा, देखिए x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c का हो जाएगा 0। तो समझ रहे हैं आप? तो यहां पर भी तो आप क्या कर रहे हैं, जब आप dx का इंटीग्रल कर रहे हैं तो इनफैक्ट आप 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डॉट dx, तो इसका मतलब आप 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल कर रहे हैं। सॉरी, आप किसका इंटीग्रल कर रहे हैं, 1 का। तो देखिए आप ये 1 है, ध्यान से समझेंगे। तो 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब ये है कि x रेज़ टू पावर 0 dx, x रेज़ टू पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो ये होता है x रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा देखिए x, आ गया ना x, और ये हो जाएगा x प्लस सी। समझे आप? तो कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार। और इंडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है भाई, अगर इंडेफिनेट कर रहे हैं तो प्लस सी लिख देंगे बाद में, अगर डेफिनेट कर रहे हैं तो आप लिमिट्स रख देंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। ओके, कहाँ रखेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए जहां पर 2 फंक्शन हो और बीच में सम हो यानी या फिर सब्ट्रैक्शन हो। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने कहा कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसे इस तरीके से ब्रैकेट में डालकर इंटीग्रल dx कर देंगे, राइट। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करें, सबका इंडिविजुअल करेंगे आप इंटीग्रेशन। पहले आप 2x स्क्वायर का करेंगे, फिर 3x का करेंगे, फिर 4 का करेंगे। तो 2x स्क्वायर का क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस सॉरी, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx, यह आएगा माइनस, फिर इंटीग्रल 3x dx, फिर प्लस इंटीग्रल 4 dx। देखेंगे आप यहाँ पर, तो 2 तो बाहर आ गया। x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3, राइट, माइनस 3x का क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2। आप x रेज़ टू पावर n का सीख चुके हैं इंटीग्रल क्या होता है। ओके, माइनस n एज इट इज आ गया, प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 4 बार आएगा, इंटीग्रल dx का क्या होता है, x होता है, तो ये हो जाएगा 4x। अब बाद में आप लिख देंगे प्लस c, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रल है, ये इंडेफिनिट है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी थी हमें। अगर हमें लिमिट दी होती, मान लीजिए इसकी में हमें लिमिट दी होती 1 से लेकर 2, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर 1 लिखते, यहाँ पर 2 और c हटा देते, फिर आप एक बार सभी जगह x की जगह 2 रखते, फिर से सॉल्व करते, फिर माइनस, फिर एक बार आप x की जगह 1 रखते। तो उम्मीद आप सीख गए होंगे कैसे आपको डेफिनेट इंटीग्रल करना है और कैसे आपको इंडेफिनेट करना है, राइट। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल था, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंडेफिनेट ही समझाऊंगा। डेफिनेट आप समझ गए हैं कि कैसे लिमिट्स रखते हैं। तो ध्यान रहे, इंटीग्रेशन 2 टाइप से होता है, डेफिनेट और इंडेफिनेट, राइट। नेक्स्ट समझते हैं कि मान लीजिए कुछ इस तरह की फॉर्म है, सी यू का हमें इंटीग्रेशन करना है और यू यहाँ पर x नहीं है, यू यहाँ पर x का फंक्शन है, राइट। जैसे कुछ मिलती जुलती टर्म हो सकती है। ओके, जैसे कि आपने समझा कि भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इंटीग्रल 2x प्लस 2, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए मैंने बहुत सिंपल सी टर्म ली है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा टिपिकल ले लूंगा तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़े हैं। तो जब भी इस तरीके से हो, देखिए ये u एक फंक्शन है x का 2x प्लस 2, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, c एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए c आपने बाहर लिया इंटीग्रेशन के, c आपने बाहर लिया, अंदर बचा 2x प्लस 2 और ये हो गया dx। अब यहाँ पर देखिए आप u प्लस v पहले आप पढ़ चुके हैं, 2 फंक्शन एडिशन में है, तो आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 3 की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x का हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर बाई 2 और 2 का हो जाएगा 2x, राइट, और यहाँ आ जाएगा प्लस सी। प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हो जाएगा देखिए 6
एक्स स्क्वायर बाई 2, या फिर आप यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, राइट। यहाँ पर आप 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ओके, 6x प्लस सी। तो इस तरीके से हमने किया कि भाई इस तरीके अगर आपको फॉर्म मिले इंटीग्रल सी यू डी एक्स, यानी आपको किसी फंक्शन की का इंटीग्रेशन करना पड़े तो वहाँ पर कुछ कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए और फिर आगे जो है उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ओके। इसी तरह अगर फॉर्म मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक्स टू पावर एन के आगे कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो जस्ट आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर लेना है, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 5x रेज़ टू पावर 5, ओके, या मैं इसको 6 ले लेता हूँ, 6। अब इसका मुझे करना है इंटीग्रल dx, तो देखिए 6 में लूंगा बाहर, इंटीग्रल कर दूंगा x रेज़ टू पावर 5 का, ओके। तो x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया देखिए, x रेज़ टू पावर 6 प्लस सी। समझ रहे हैं आप, यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले लीजिए और जो अगर मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, तो उसको आप बाहर ले लीजिए और जो वहां पर फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। इसके आगे देखेंगे आप, अगर x रेज़ टू पावर -1 है, यानी x रेज़ टू पावर n अगर है, उसका आपने इंटीग्रल समझा, तो वहां पर बोला गया था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, यहां पर आप समझ लीजिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैंने आपको बताया, क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउ नहीं करते। तो मान लीजिए अगर x की पावर -1 है तो उसका इंटीग्रल होता है log x, ओके। और यहाँ पर log कैसा है, नेचुरल log है, तो log यहाँ पर कैसा है, नेचुरल log है। नेचुरल log को हम ln x भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उससे पहले मैं आपको बताया था कि जब हमने log एंटी log पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, ओके। सो हम नेचुरल log को ln x भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x रेज़ टू पावर -1 का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो आप ध्यान रखें कि क्या होगा, ये होगा log x बेस e, है ना। इसको हम ln x भी कह सकते हैं, ln x का मतलब है नेचुरल log ऑफ x, ओके। ये x रेज़ टू पावर -1 को हम dx अपॉन x भी बोलते हैं, dx अपॉन x, यानी x रेज़ टू पावर -1 को 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x का इंटीग्रल, यानी क्या होगा देखिए ln x, और ओके, और आप आगे लिख देंगे प्लस सी, राइट, यानी आगे आएगा प्लस सी। तो यहाँ पर जो x है ये आपका रखा जाएगा मॉड में, ये भी आप ध्यान रखें, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी आपकी यहाँ पर मॉड में उसको रखें। अब देखिए यहाँ पर x रेज़ टू पावर -1 है, ओके। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है e रेज़ टू पावर x का, तो देखिए e रेज़ टू पावर x का, रिकॉल कीजिए e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन भी, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx भी कितना आया था, e रेज़ टू पावर x आया था। और डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो भी तो e रेज़ टू पावर x ही आएगा। इसका मतलब e रेज़ टू पावर x को अगर आप इंटीग्रल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर x ही मिलेगा। और अगर इनडेफिनिट है तो बाद में प्लस सी भी लिख दीजिए, e रेज़ टू पावर x प्लस सी। अगर डेफिनिट है तो x की जगह लिमिट्स रखिए आप, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर e रेज़ टू पावर x का होता है e रेज़ टू पावर x, अगर मान लीजिए e रेज़ टू पावर x की जगह e रेज़ टू पावर ax है तो क्या करेंगे, तो आप उसको x ही मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। लेट्स से मैं समझाता हूँ आपको, देखिए ऐसे लिखा है e रेज़ टू पावर ax dx, तो आप इसको समझिए कि भाई ये e रेज़ टू पावर x ही है। अगर e रेज़ टू पावर x ही होता तो क्या आता, e रेज़ टू पावर x आता। इसको आपने x माना है, उसको एज इट इज लिख दीजिए e रेज़ टू पावर x। फिर आपने देखा है तो x नहीं है तो ax है, तो जो भी है जिसको आपने x माना है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन, भूलना नहीं, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पर x माना है तो आप उसे एज इट इज x मानकर सॉल्व कीजिए, और फिर जिसको आपने x माना है उसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में। जब आप इसका डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर ax अपॉन ax का डिफरेंशिएशन होगा a, क्योंकि a बाहर आ जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आप प्लस सी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगेन इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, ओके। तो आपकी बात समझ में आई। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं इसका लेता हूं, मान लीजिए e रेज़ टू पावर ax ना होकर क्या होता है यहाँ पर e की पावर, हमने कहा भाई e की पावर होता है 2x प्लस 1, ओके। इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 1 को x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ये x होता तो फिर वैल्यू एज इट इज आती e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, लेकिन ये तो x नहीं है, x नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए 2x प्लस 1 का। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1
अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ पर भी आप प्लस सी लिख लीजिए क्योंकि इंटीग्रल आपने कर लिया है इसका। कैसा किया? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म ऐड करते हैं। आगे देखिए, अगर लिखा है a रेज़ टू पावर x dx, यानी यहाँ पर a की पावर में x है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर a की पावर में x है तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर आप याद करें, ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a, राइट। ये फॉर्मूला आप याद कर लें। अगर यहाँ पर लिखा है a रेज़ टू पावर x dx, तो ये आएगा a रेज़ टू पावर x अपॉन log a। उम्मीद है आपकी समझ में आया हुआ है कैसे किया, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 5 रेज़ टू पावर x dx, तो हमें 5 रेज़ टू पावर x dx का क्या करना है? इंटीग्रल करना है। तो ये हो जाएगा एज इट इज 5 रेज़ टू पावर x, और नीचे आप कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 5, ओके, और प्लस आगे लिख देंगे c। तो इस तरीके से आप करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी तरह आगे भी आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने को आ जाए कि भाई साइन एक्स का इंटीग्रल कीजिए, जैसे आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया था उसी तरह आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने को आ जाए साइन एक्स dx, तो आप क्या करेंगे? ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। याद रखें आप कि साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर था साइन एक्स, अगर यहाँ पर साइन एन एक्स हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि भाई यहाँ पर लिखा हो साइन 3x और इसका आपको इंटीग्रल करना पड़ जाए, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का था माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? माइनस कोस 3x ही लिख देंगे, यानी माइनस कोस nx ही लिख देंगे, राइट। इसको आपने x माना, ओके। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिसको आपने x माना, यानी 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 3x का? क्या आ जाएगा 3। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला भी देखिए आप क्या है, साइन nx का फॉर्मूला क्या है? माइनस कोस nx अपॉन n। n कहाँ से आया? क्योंकि आपने nx को x माना और ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर आपने कहा भाई ये तो x नहीं है तो nx है, तो डिनोमिनेटर में आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया nx का, ओके। तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड करने हैं। मान लीजिए cos x का आपको इंटीग्रेशन बताना है, cos x, तो इसका होता है sin x, cos x का होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x, ओके। और अगर cos nx का इंटीग्रल करना पड़े, यानी इंटीग्रल cos nx, एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए लिखा है cos 5x dx, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए भाई cos x का होता है sin x, तो यहाँ पर आप 5x को x मान लो, तो ये हो जाएगा sin 5x, राइट। अब देखिए 5x x नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5x का क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर भी क्या लिखा है? sin nx अपॉन n, ओके। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि भाई cos x का होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x, राइट। आगे sec स्क्वायर x dx होता है tan x, यानी अगर sec स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन करें तो आपको मिलेगा tan x। उसी तरह cosec स्क्वायर x का अगर आप करें तो आपको मिलेगा माइनस cot x, ओके। इन फॉर्मूले को आप याद कर लें, ओके। sec x tan x का होता है sec x, राइट। sec x tan x का होता है sec x, ओके, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। उसी तरह sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। आपको याद हो कि जब आपने sec x का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आंसर आया था? sec x tan x, ये आया था। तो अगर आप sec x tan x का इंटीग्रल करेंगे तो वापस से आपको sec x ही मिलेगा, राइट। अगर इंडेफिनिट कर रहे हैं तो बाद में आप क्या लगा देंगे? प्लस सी लगा देंगे, ओके। अगर आप इंडेफिनिट कर रहे हैं, अगर आप डेफिनिट कर रहे हैं तो लिमिट्स रखेंगे। इसलिए फॉर्मूले में मैंने अगेन बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म ऐड नहीं किया, मैंने जस्ट आपको फॉर्मूले बताए हैं, ओके। डेफिनिट कर रहे हैं तो क्या करना है? आपको लिमिट्स रखनी है। इंडेफिनिट कर रहे हैं तो प्लस एक कॉन्स्टेंट ऐड करना है, ओके। कहीं पर वो कॉन्स्टेंट के लिया गया, कहीं पर सी लिया गया, कैपिटल सी। मान लीजिए कोसेक एक्स कोट एक्स का आपको इंटीग्रल करना है, यानी इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इंटीग्रेंड अगर कोसेक एक्स कोट एक्स है तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस कोसेक एक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्या आएगा? माइनस कोसेक एक्स। अब देखिए एक और फॉर्म अगर आपको मिल जाए ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? भाई आपको पता है एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है इंटीग्रल? एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर मिलती जुलती टर्म तो है, लेकिन एक्स नहीं, एक्स का फंक्शन है। तो मैंने क्या कहा, आप उसको एक्स मान लीजिए, उसका बिल्कुल एज इट इज आप इंटीग्रल कर दीजिए और फिर डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो एक जस्ट एक फॉर्मूला बनाया गया है, लेकिन रूल वही लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि भाई 2x प्लस 3 का
पावर 5 और इसका हमें करना है इंटीग्रल, राइट। देख लीजिए मैंने लिखा है 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 का हमें करना है इंटीग्रल। तो हम 2x प्लस 3 को x मान लें अगर, तो x रेज टू पावर 5 का इंटीग्रल क्या होता है, x रेज टू पावर 6 अपॉन 6। तो ये भी ऐसे हो जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 5 प्लस 1 यानी 6, राइट। अब ये तो 2x प्लस 3 है, x नहीं है, तो डिनोमिनेटर में इसका क्या कर दें हम, डिफरेंशिएशन कर दें। किसका, जिसको x माना है, 2x प्लस 3 का। 2x प्लस 3 का डिनोमिनेटर में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 3 का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा, 3 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्रोडक्ट में, यहाँ पर 2 आ जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू पावर 6 अपॉन 12, ये आंसर आ जाएगा। अब ये इंडेफिनिट है तो प्लस c भी लिख देंगे आप बाद में, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, अगर डेफिनेट है तो x की वैल्यू आप अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए, अगर a अपॉन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको कैसे करेंगे आप, a अपॉन ए एक्स प्लस बी कैसे करेंगे आप। देखिए इससे पहले आपने समझा था कि भाई 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, राइट। यानी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो हमने आपको बताया था log mod x होता है, कैसा, नेचुरल लॉग प्लस c। तो यहां पर आप इसको ax प्लस बी को, जो कि x का फंक्शन है, इसको आप x मान लीजिए। a तो यहां पर कांस्टेंट है, a तो बाहर चला जाएगा, राइट। तो a चला गया यहां पर बाहर, देखिए a चला गया बाहर और आपने इंटीग्रल किया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का। ओके, इसका आपने इंटीग्रल किया। अब इसको आप x अगर मान लें तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा log mod ax प्लस बी। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में जो log आता है वो नेचुरल log आता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप e यहाँ पर लिखेंगे, ओके, अब देखें यहाँ पर आपने जिसको x माना है, ax प्लस बी को यहाँ पर आपने x माना है, तो ये x नहीं है, ax प्लस बी है। तो आप डिनोमिनेटर में इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। तो आप ध्यान रखें कि क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर कोई फॉर्म उससे मिलती जुलती है तो आप उसे x मानकर चेन रूल की तरह करें और डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए ऊपर अगर a1 भी हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। ऊपर 1 है 2 है, यहाँ पर a नहीं है, उसको तो बाहर ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है किसका, 2 अपॉन 3x प्लस 2 का, इसका मुझे इंटीग्रल करना है। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रल मैंने करना है 1 अपॉन 3x प्लस 2 का, राइट। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x मानूंगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू log x, कैसा, मॉड में रखेंगे 3x प्लस 2 को। ओके, समझ में आ रही है बात, ये हो गया। अब ये x नहीं है तो 3x प्लस 2 है, तो अपॉन में डिफरेंशिएशन कर देंगे, देखिए किसका, 3x प्लस 2 का। तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा 0, 3x हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3 log mod 3x प्लस 2। ओके, यहाँ पर बेस है e और प्लस c भी आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, राइट, यानी आप इसके आगे लिख देंगे प्लस c। क्यों लिखा प्लस c, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हम कर रहे हैं, राइट। अगर डेफिनेट कर रहे होते तो फिर हम वैल्यूज रखते, जो भी लिमिट्स की वैल्यूज होती हैं। आगे चलते हैं। मान लीजिए अब हम कुछ मेथड समझते थे, कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ तरीके थे इंटीग्रेशन करने के। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में तो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। इतना यहाँ पर आपको सीखना है कि कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ बेसिक चीजें बस आपको सीखनी है ताकि कुछ नया ना लगे। ओके, अब देखिए इसको हम करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है sec रेज़ टू पावर sec 4x 10x, यानी यहाँ पर sec की पावर 4 है। अब देखिए हमने sec x 10x का पढ़ा था इंटीग्रेशन, लेकिन ये तो कुछ अलग ही फॉर्म आ गई, लेकिन मिलती जुलती है। तो ऐसे इंटीग्रेशन हम करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर हम देखिए क्या मानेंगे, यहां पर हम पुट करेंगे, पुट z इक्वल्स टू sec x। भाई हम sec x को z मान लेते हैं, तो अगर मैं z का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा sec x 10x हो जाएगा, देखिए। और dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, dx को उधर ले जाऊं, ये हो जाएगा sec x 10x dx, राइट। समझ रहे हैं अब आप यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर sec x की जगह z रख दूं
इस इंटीग्रल में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, और मैं इसे लिखूंगा, पहले थोड़ा सा फॉर्म चेंज करूंगा, मैं इसे लिखूंगा सेक क्यूब एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड, और सेक एक्स क्या है, जेड है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल जेड क्यूब, और ये हो जाएगा डी जेड। समझ रहे हैं आप। अब देखिए आपने एक्स रेज टू पावर एन वाली फॉर्म समझी हुई है, यानी इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, तो वही हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लिखा है जेड रेज टू पावर 3 डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जेड रेज टू पावर 3+1 अपॉन 3+1 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, और प्लस सी, तो ये हो जाएगा देखिए जेड रेज टू पावर 4 अपॉन 4, राइट। अब यहाँ पर आप जेड की वैल्यू रख दीजिए, जेड की वैल्यू जो आपने एज्यूम की थी, शुरू में पुट की थी, सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक रेज टू पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। सी मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हमने ऐड की, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगाया और इजीली इसको कर लिया। तो ये थोड़ा थोड़ा आप सीख जाएंगे धीरे धीरे कैसे कैसे हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम एक और एग्जाम्पल करेंगे कि 1/ax प्लस बी, इसका हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपने ax प्लस बी को, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ax प्लस बी को, इसको हम x मानकर log x ऐसे भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर कोई u/v मेथड नहीं होता, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो मैं मान लेता हूँ ax प्लस बी को मैं z मान लेता हूँ, ax प्लस बी को मैं z मान लेता हूँ, और मैं इसका करता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा देखिए a प्लस बी का हो जाएगा 0, तो ये आ गया a, dz बाई dx आ गया a। अब यहाँ पर देखिए dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा dz बाई a, क्या हो जाएगा dz बाई a। ओके, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए इंटीग्रल 1/ax प्लस बी की जगह आप क्या रखेंगे, z 1/z, और dx की जगह आप क्या रखेंगे, dz अपॉन a, यानी आपने रखा dz अपॉन a, और a है यहाँ पर कांस्टेंट, a है यहाँ पर कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ गया, और यहाँ पर हो गया dz बाई z। अब देखिए 1/z का इंटीग्रल क्या होगा, आपको याद है इंटीग्रल 1/x dx क्या होता था, ये होता था log x। अभी हमने समझा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लिखने हैं। तो यानी 1/x dx का इंटीग्रल होता है log x, तो इसका क्या हो जाएगा log z, तो ये हो जाएगा 1/a, देखिए क्या हो जाएगा 1/a log mod z। आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, log mod z। अब यहाँ पर आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आप यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा 1/a log z की वैल्यू है ax प्लस b, नेचुरल लॉग है, और ये हो जाएगा प्लस सी, यानी यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए प्लस सी। तो समझा आपने कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। सो बच्चों हमने समझा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर दो फंक्शन एडिशन में होते हैं जैसे u प्लस वी, हम उनका इंटीग्रल कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं। अगर दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, राइट। और अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं x cos x, दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में है, तो इनका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे u_v, जो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है u_v करके, देख रहे हैं आप इंटीग्रल u_v dx। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, दोनों x के फंक्शन है, तो हम इनका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इंटीग्रल u_v dx हम लिखेंगे इक्वल्स टू u इंटीग्रल v dx, यानी हम u को एज इट इज रखेंगे, v का इंटीग्रल करेंगे, माइनस इंटीग्रल करेंगे किसका, पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर और v का इंटीग्रल करेंगे, फिर जो आएगा उसका हम प्रोडक्ट करके और फिर उसका हम कर देंगे इंटीग्रल, राइट। तो समझते हैं कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन हैं, उनका हम इंटीग्रल कैसे करेंगे अगर वो दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो इस रूल को लगाने से पहले हमें एक को u मानना होगा और एक को v मानना होगा। तो किसको u मानना है और किसको v मानना है, ये हमें एक रूल हेल्प करेगा जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आइलेट, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों आइलेट में जो सभी लेटर्स हैं इनकी मतलब क्या है समझेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शंस, जैसे इनवर्स फंक्शन होते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स, ओके, टेन इनवर्स एक्स। अगर इनवर्स फंक्शंस हैं, राइट, तो
अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है और वहां पर एक फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, तो आप इनवर्स फंक्शन को यू मानेंगे। यानी यू आप किसको मानेंगे? जो भी यहां पर पहले लाई करेगा इस वर्ड में। अभी समझाऊंगा, पहले आप इनके मीनिंग समझ लीजिए। जैसे आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग फंक्शन यानी लॉगरिथमिक, जैसे लॉग अगर कुछ वर्ड आया है, राइट। एल्जेब्रिक, जैसे मान लीजिए एक्स रेज टू पावर 5 है, एक्स रेज टू पावर 4 है, एक्स रेज टू पावर -2 है, 2 है, ये सब किस में आते हैं? एल्जेब्रिक में आते हैं। नंबर्स भी एल्जेब्रिक में आते हैं, 2 है, राइट। उसके बाद आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन एक्स, टेन एक्स, कोस एक्स, राइट। इनवर्स नहीं, सिंपल साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, ओके। तो अब जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया था एक्स कोस एक्स, तो एक्स यहां पर है एल्जेब्रिक फंक्शन, देखिए ये है यहां पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन, और कोस एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आपको समझ में आ जाएगा किसको यू लेना है, किसको भी लेना है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दो यहां पर फंक्शन है, किसको यू मानेंगे? देखिए किसको यू मानेंगे? जो यहां पर पहले आ रहा होगा, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है इस वर्ड में, आइलेट में, तो आप एल्जेब्रिक को यू मानोगे। यानी इसका मतलब आप एक्स को यू मानोगे और कोस एक्स को वी मानोगे, इसको यू मानोगे और इसको वी मानोगे, राइट। और इस फॉर्मूले में आप इन्हें पुट कर दोगे और आगे सॉल्व कर लोगे। समझते हैं कैसे करेंगे। यानी आप समझ गए एक्स को यू क्यों माना और कोस एक्स को वी क्यों माना? क्योंकि एक्स है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है आइलेट वाले वर्ड में, तो इससे हमारा ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। इंटीग्रल को एक्स कोस एक्स डीएक्स का क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? हमें लिखना है यू को बाहर, यू हमने किसको माना? एक्स को माना है। इंटीग्रल कर देना है कोस एक्स का, राइट। फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रल करना है, अब जिसको हमने बाहर लिया है यू, उसी का करना है डिफरेंशिएशन, तो हम करेंगे dx बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए यू क्या है? यू है x, तो हमने dx बाई डी एक्स किया। फिर उसके बाद इंटीग्रल किया किसका? cos x का, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर है इसका हमें कर देना है इंटीग्रल, जो भी आएगा ये वैल्यू आएगी उसका हमें कर देना है इंटीग्रल, राइट। तो देखेंगे यहाँ पर cos x का इंटीग्रल होता है sin x, ओके, माइनस dx बाई डी एक्स हो जाएगा 1, यानी इंटीग्रल होगा यहाँ पर 1 cos x का होता है sin x, तो हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा dx, तो 1 इंटू साइन एक्स होगा। इसका मतलब हमें sin x और dx का इंटीग्रल करना है, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा x sin x, और sin x का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, अंदर एक माइनस कोस एक्स आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस कोस एक्स प्लस सी क्यों लिखा? क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, राइट। क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट्स हमें नहीं दी थी, अगर यहाँ पर लिमिट्स देते तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो कैसे हमने एक फंक्शन को u माना, कैसे हमने फंक्शन को v माना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो उसी तरह मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ कि मान लीजिए फंक्शन, ये यहाँ पर क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर n log x। देखिए यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रल बताना है, तो किसको u माने, किसको v माने, सोचिए। तो एक है लॉग फंक्शन, एक है एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर हम आइलेट वाले फॉर्मूले में जाएं तो देखिए लॉग पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो आप इस बार लॉग फंक्शन को u मानेंगे, यानी ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, राइट। फॉर्मूला क्या था देखेंगे, u को बाहर लेना था, यानी हमने log x को बाहर लिया, इंटीग्रल किसका किया? जिसको हमने v माना, यानी x रेज़ टू पावर n dx, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रल करना है, जिसको बाहर लिया था उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी log x का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन dx, फिर इंटीग्रल करना है x रेज़ टू पावर n dx का, और फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका आपको करना है इंटीग्रेशन, राइट। तो चलिए इसको हम बच्चों सॉल्व करते हैं। मान लीजिए log x को हमने एज इट इज रखा, तो ये आ गया log x, राइट। x रेज़ टू पावर n का आएगा, देखिए x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? ये होता है 1 अपॉन x, राइट। और इंटीग्रल x रेज़ टू पावर n dx क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, और ये आ जाएगा dx। अब देखिए 1 अपॉन x और यहाँ पर लिखा x रेज़ टू पावर n प्लस 1, जब x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल x रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 dx, राइट। और ये एज इट इज रहेगा आगे, ये हो जाएगा log x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट।
अब देखेंगे यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा log x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस यहाँ पर n+1 जो है कॉमन आ जाएगा बाहर इंटीग्रल के, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x रेज टू पावर n dx। और x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रल क्या आएगा, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, ऊपर से इरेज कर देता हूँ मैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं ऊपर लेकर जाता हूँ इसको, ये हो जाएगा एज इट इज log x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। अब देखिए x रेज टू पावर n का इंटीग्रल आएगा x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स log x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, log x है, राइट, माइनस ये हो जाएगा x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। इसको आप प्लस c भी लिखेंगे क्योंकि ये कैसा था, इंडेफिनेट इंटीग्रल था। यहाँ से आप x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 को कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ से x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा log x माइनस, देखिए क्या है यहाँ पर x रेज टू पावर n आ गया है, तो ये बचेगा 1 अपॉन n+1, राइट, क्योंकि यहाँ से x रेज टू पावर n+1 बाहर आ गया है, n+1 एक बाहर आ गया है, तो एक 1 अपॉन n+1 अंदर रह गया है, और ये प्लस c। तो इस तरीके से हमें करना है, जब भी दो फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट में होंगे, कौन सा मेथड लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो किसको यू मानना है, किसको भी मानना है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। चलिए, इंटीग्रेशन बहुत कुछ हो गया, यानी काफ़ी सारे हमने मेथड सीखे, काफ़ी सारे हमने फॉर्मूले बेसिक सीखे। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंटीग्रेशन करना सीख जाएंगे, और आगे जाकर आपके टीचर्स फिर जब भी कहीं पर इंटीग्रेशन यूज़ होगा, थोड़ा वो समझाएंगे, थोड़ा आप पहले से कर चुके होंगे, तो ईजिली आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, राइट। तो न्यूमेरिकल एक और लेते हैं, यहाँ पर देखिए समझेंगे। यहाँ पर समझेंगे बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक फोर्स फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है f इक्वल्स टू 12 प्लस 4x, राइट। क्या दिया, 12 प्लस 4x, यानी x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, यानी वेरिएबल फोर्स है ना, वेरिएबल फोर्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है, वर्क निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, मैंने वो क्या बताया था, जब वेरिएबल फोर्स होता है और हमें वर्क निकालना पड़े तो हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो एक फंक्शन है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्क निकालने के लिए इंटीग्रल करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डी एक्स करना पड़ेगा। अब वर्क निकालना है कब, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल्स टू 0 to 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें लिमिट्स दे रखी हैं, अगर लिमिट्स नहीं दे रखी होती तो हम निकाल लेते। कैसा करके, इनडेफिनेट इंटीग्रल करके। अभी डेफिनेट इंटीग्रल करना है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 मीटर है। तो यहाँ पर लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2, तो यहाँ पर f की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रल में, वो हो जाएगा 12 प्लस 4x dx। लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2, तो देखिए 12 का इंटीग्रल आएगा 12x, और 4x का आएगा 4x स्क्वायर बाई 2, यानी 2 to 4। और यहाँ पर लिमिट्स आप रखेंगे 0 से लेकर 2, राइट। लिमिट्स अगर आप पुट करते हैं तो एक बार आप 2 पुट करेंगे, एक बार 0 करेंगे, 0 करेंगे तो दोनों टर्म 0 ही हो जाएंगी। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में 2 इंटू एक्स की जगह आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, राइट। स्टूडेंट्स ये आ गया 24 प्लस 8, कितना है स्टूडेंट्स, 32 जूल। तो समझ गए आपने कैसे यहाँ पर वर्क निकाला, वर्क कैसे आया आपका 32 जूल। ये वर्क डन आया है जो कि एक पार्टिकल पर हुआ है, पार्टिकल पर फोर्स लगाया गया। कैसा फोर्स था, वेरिएबल फोर्स था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, 0 से लेकर 2 मीटर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कितना टोटल वर्क डन हुआ। तो देखिए वर्क डन कैसे निकाला हमने, इंटीग्रेशन यूज करके, डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके निकाला। तो अगर हमें इंटीग्रल करना आता है, लिमिट्स पुट करनी आती हैं, तो हम इजीली निकाल लेंगे फोर्स। अगर हमें वेलोसिटी फंक्शन दिया है, टाइम का फंक्शन दिया है, तो हम वहां से निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, राइट। उसी तरह अगर हमें
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन हमें दिया है या फिर वो टाइम का फंक्शन दिया, ग्राफ ना देकर फंक्शन दिया है एक्सेलरेशन का, तो वहाँ पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? डेफिनेट इंटीग्रल करके। ओके, तो किस टाइम ड्यूरेशन में कितनी वेलोसिटी रही, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इंटीग्रेशन को यूज़ करके। तो इंटीग्रेशन समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर काफ़ी सारे चैप्टर्स में, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।